रहीम जी, ये हमारा आज का बाकायदा पहला लेक्चर है जो जैसे मैंने कल कहा था कि हम रेमंड मर्फी के यूनिट शुरू करेंगे। तो आज मैंने आपको जो लेक्चर देना है, दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट ऑफ द बुक रिटन बाय रेमंड मर्फी एंड द बुक नेम इज़ इंग्लिश ग्रामर इन यूज़। ये बहुत ही सादा किताब है, वैसे हर कोई इस किताब को पढ़ सकता है। ये सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी बुक है, कोई भी बंदा इस किताब को इजीली पढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल लिखी हुई है। तो इस किताब को हमने शुरू करना है जी। सबसे पहला जो यूनिट है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में जी। फर्स्ट यूनिट जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर है जी। सबसे पहले इसकी हम फॉर्म की बात करेंगे जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म जो है वो कैसी होती है। इसके बाद इसके यूसेज के बारे में बात करेंगे कि ये इस्तेमाल कहाँ पे करना है। जैसे मैंने वादा किया था और ये मैंने दावा किया था कि इंग्लिश सीखी जा सकती है सिचुएशंस को समझ के, यानी उर्दू की निशानियों को नहीं समझना बल्कि सिचुएशन को देखना है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के मुताबिक, यानी एक ख़ास सिचुएशन बनी, उस सिचुएशन के मुताबिक हम बोलेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले इस लफ्ज़ को वैसे पढ़ना है कंटिन्यूअस। क्या पढ़ना है? कंटिन्यूअस। और जो कुछ भी पढ़ते हैं वो नहीं ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जी। फॉर्म इसकी ये है कि अगर तो हो लफ्ज़ आए, ये भी आई नहीं है, आए हो तो इसके साथ एम लगता है। ये एक इसकी फॉर्म है, तय फॉर्म है। अगर ही, शी, इट हो तो ही किसी एक मर्द के लिए, शी किसी एक फीमेल के लिए, एंड इट वो वैसे इट जो है ये बेजान के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, जानदार के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। कभी आपने देखा है? वैसे ये बहुत सारे लोग इसको तस्लीम नहीं करते, वो कहते हैं शायद कि इट जो है ये बेजान के लिए। अच्छा, कभी आपने देखा मूवीज़ में कहते हैं, कॉल करते कहते हैं इट्स मी, उसके बाद नाम बोलता है अपना, ठीक है। और ख़ास तौर पे इट तब भी इस्तेमाल होता है जब आपको जेंडर क्लियर ना हो, सेक्स क्लियर ना हो कि ये मेल है कि फीमेल है। लाइक कि कोई बर्ड बैठा है, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द वायर एंड यू डोंट नो अबाउट द सेक्स एंड द जेंडर ऑफ दैट बर्ड, तो यू कैन यूज़ इट कि आपको जब उसकी जेंडर नहीं क्लियर। बेबी है, फ़र्ज़ करें बच्चा है, तो समटाइम्स यू आर नॉट श्योर अबाउट द सेक्स ऑफ दैट बेबी, तो आप उसके लिए इट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर क्लियर अबाउट द जेंडर ऑफ एनीथिंग यू कैन यूज़ ही अकॉर्डिंग टू द जेंडर और शी। अंडरस्टैंड जी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि तार के ऊपर कोई परिंदा बैठा, आपको नहीं पता कि ये कौवा है या कवी है या क्या चीज़ है, कबूतर है या क्या, उसका फीमेल बनता है, तो आप उसके लिए इट लगा सकते हैं जी। सर हम अपने मतलब कि मेल और फीमेल के लिए इट यूज़ कर सकते हैं? जैसे के लिए तो हमें पता है नहीं, वैसे नहीं कर सकते। इस सेंस में कर सकते जैसे मैं आपको एग्जांपल दी है कि इट इज़ मी, ठीक है, ये मैं हूँ। अच्छा, इसके बाद यानी प्रोनाउन आ सकते हैं, यानी इसको आप जब उसको मिलाओगे तो प्रोनाउन, जैसे इट इज़ ही, इट इज़ शी, इधर आप हु लगा के आगे बात शुरू करोगे। जैसे इट इज़ मी हु नोज़ हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये मैं हूँ जो जानता हूँ कि गाना कैसे गाना है। इट इज़ ही हु हैज़ स्लैप्ड द बॉय, ये वो है जिसने बच्चे को थप्पड़ मारा। इट इज़ शी, ये वो है हु नोज़ हाउ टू कुक, कि कुकिंग कैसे करनी है। इस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे जब आप कॉल के ऊपर बात करते हो तो तब भी आप सिर्फ इतना ही बोलते हो, इट्स मी, उसके बाद नाम बोल देते हो। लेकिन शायद आपका जो सवाल है वो इस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है कि फ़र्ज़ करें कि आप नाम है शानजा है, तो इसके प्रोनाउन के तौर पे क्या इट यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, इसका प्रोनाउन शी ही बनेगा, ठीक है, अदरवाइज तो सारी ग्रामर ही आगे पीछे हो जाएगी। तो ये इसके बाद ही और शी यूज़ किया, लेकिन आई नहीं इस्तेमाल किया। हाँ जी, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, ये जो मी है, मी कहना इनफॉर्मल है, आए कहना फॉर्मल है। फॉर्मल जो है राइटिंग में आप इट इज़ आए कहोगे, राइटिंग में यानी फॉर्मल स्टाइल में आप आए ही कहोगे, जैसे ही का है, जैसे शी का है। बोलने की हद तक, जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश है, बोलने की हद तक आप ये करोगे कि आप इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। इट इज़ हिम कहोगे, इट इज़ हर कहोगे।
देख लें, देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर स्पोकन इंग्लिश एंड योर राइटिंग स्टाइल। बहुत सारे लोग जो आपकी फॉर्मल इंग्लिश तो यानी वो जानते हैं, बट दे डोंट नो अबाउट द इनफॉर्मल इंग्लिश, बिकॉज इन स्पोकन इंग्लिश यू आर यूज्ड टू स्पीकिंग इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस। आप जैसे हमारी उर्दू है, जैसे हमारी पंजाबी है, हम उर्दू और पंजाबी में कुछ हमारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो सिर्फ लिखने के लिए तय हैं, बोलने के लिए और तरह की चीज़ें हैं। जैसे हम लिखने में तो लिखेंगे कि क्या आप कल मेरी तरफ आ रहे हो, ठीक है, ये है फॉर्मल तरीका। और उर्दू में इनफॉर्मल निकालता हूँ, मेरी तरफ आ रहे हो कल, ये इनफॉर्मल है, यानी इसमें आप कुछ चीज़ें हज़फ कर जाते हो, ठीक है। एक और मैं दावा करने लगा हूँ ये वीडियो रिकॉर्डिंग में, वो दावा ये है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गोरे तो ग्रामर यूज़ ही नहीं करते, यानी जिनकी ये ज़ुबान है वो तो ग्रामर ही यूज़ नहीं करते, तो हमें ग्रामर के मसाइल जो हैं उनमें हम उलझे हुए हैं, हमें उनमें उलझाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये मेरा दावा है जनाब, ये नोट कर लें आप। कोई भी ज़ुबान, वो पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, बगैर ग्रामर के नहीं है। अच्छा, कुछ कवानीन ऐसे हैं, कुछ असूल ऐसे हैं कि जिनमें जाके आप बताते हो कि यहाँ पे ये असूल था, इस असूल के मुताबिक आपको ये चीज़ छोड़ने की इजाज़त है। तो इंग्लिश में कोई आप एक भी फिक्र ऐसा मुझे बोल के दिखा दी जिसमें ग्रामर नहीं है। एक दफ़ा वैसे ऐसे हुआ, आपको मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक मेरे रिश्तेदार ने मुझे कॉल की, थोड़ा सा जेलस था। ये जेलस हमेशा रिश्तेदारी होते हैं, दोस्त बड़े अच्छे होते हैं वैसे आम तौर पे। वो जनाब उसने मुझे कॉल की तो कहने लगा कि बातें शुरू हो गई और बातों बातों में कहता है कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज, इसमें गोरे तो ग्रामर यूज़ ही नहीं करते। मैंने कहा जनाब आपको एक फ़िक्रा बोलें जिसमें ग्रामर इस्तेमाल ना हुई हो। मैं वो फ़िक्रा लिख के दिखाता हूँ जो उसने बोला था। एक तो ये कि सुनी सुनाई बातों में हम बड़ा बिलीव करते हैं, हाँ जी, सुनी सुनाई बातों में। और बहुत सारे लोग ना जी एम सुनी सुनाई, अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात भी सीखी नहीं है, ना सीखना वो चाहता है, चूँकि नहीं आती तो इसलिए कहता है यार वो तो मतलब इंग्लिश ग्रामर यूज़ नहीं करते, आप क्यों करते हो, या आप इंग्लिश ग्रामर के ज़रिए क्यों सिखाते हो। अब उसने जो फ़िक्रा बोला था वो ये था, आई एम टू ड्रिंक वाटर। उसने ये फ़िक्रा बोला। मैंने कहा किबला आप इस फ़िक्रे के आई से लेके और वाटर के आर के बाद फुल स्टॉप तक ग्रामर में कैद हो। अब मैं इसकी ग्रामर तोड़ के दिखाता हूँ और फिर मुझे बताएं कि कैसे बोलते हैं वो। यानी ग्रामर ये तोड़ देता हूँ कि टू को उठा के इधर ले जाता हूँ, ठीक है, वाटर को आई के बाद लगा देता हूँ, ड्रिंक को जनाब एम के बाद लगा देता हूँ या एम से पहले लगा देता हूँ। ये है आप ग्रामर से बाहर हो। तो ग्रामर ऐसा नहीं है कि वो ग्रामर के बाहर जाके बोलते हैं। देखिए इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जिनको हम नहीं जानते और कह देते हैं कि वो देखें यहाँ पे तो उसने ग्रामर यूज़ नहीं की। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, हमने 3 महीने कोर्स करना है, 3 महीने में कोई एक्सप्रेशन निकाल के लेके आए जहाँ पे उसने ग्रामर यूज़ ना की हो। मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कौन सा असूल उसने अप्लाई किया है। तो इन चीज़ों में नहीं आना जी। ग्रामर के ऊपर अबूर हासिल करें और साथ उसकी रिहर्सल करें, इसकी वजह से आपको स्पोकन आएगी, बोलनी आएगी। देखिए 2 ही तरीके हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए, 2 तरीके होते हैं। एक तो है नेचुरल तरीका कि जहाँ ये ज़ुबान बोली जाती वहाँ चले जाओ। दूसरा तरीका ये है कि आप उस ज़ुबान की ग्रामर सीखो। 2 तरीके हैं सीखने के। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, हम बना नहीं सकते। हाँ चलो यहाँ पे जो हमने क्लास अरेंज कर ली है 40 मिनट्स की या 50 मिनट्स की, यहाँ पे हम कुछ रिहर्सल करवा के, कुछ ड्रिल्स करवा के, एक्सरसाइजेस करवा के ये हम आदत बना सकते हैं। कुछ हम कन्वर्सेशंस करवाएंगे जिससे आपकी ये हैबिट बन जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप बोलना शुरू कर दोगे। ये तो इन्वायरमेंट हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए होगा। आप 24 घंटों में 40 मिनट मेरे पास रहो और इस 40 मिनट में भी हमने कितनी बोलनी है, 15 मिनट 10 मिनट बोलनी है इन द बिगिनिंग स्टार्ट में। और आपने 20 21 22 घंटे घर में रहना और उर्दू और पंजाबी बोलनी है, ये कैसे आएगी। तो इसका तो इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। बात समझ आ रही। दूसरा तरीका ये है, यानी या तो आप नेटिव्स के यहाँ चले जाओ, उनको सुनो और फिर वैसे ही आप इमीडिएट करके बोल लो। दूसरा तरीका ये है कि आप उस ज़ुबान की ग्रामर सीखो। जब आप उस लैंग्वेज की ग्रामर सीखोगे और ग्रामर को सीखते सीखते उसको अप्लाई भी करोगे इन योर डेली लाइफ, फिर आप सीख जाओगे। तो मैं बात कर रहा था जी इट की। इसके बाद आप इज़ लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज़ लगाओगे। और इसके बाद ये आपने चीज़ नहीं भूलनी, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस की निशानी है।
प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानी आईएनजी फॉर्म है। लेकिन एक बार और ज़रा ज़हन में रखना, ऐसा नहीं है कि वेयर एवर देयर इज़ आईएनजी फॉर्म दैट इज़ कंटिन्यूस टेंस, ऐसा भी है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हम कह देते हैं कि द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, अगरचे ये आईएनजी फॉर्म है। हाँ, कुछ दिनों तक मैं इसमें भी डिफरेंस बताऊंगा कि यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म आई है, जैसे द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग, ये वाली आईएनजी फॉर्म और ये वाली आईएनजी फॉर्म, इसमें क्या फ़र्क है। ये पार्टिसिपल और जेरेंड का क्वेश्चन है, ये इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर अभी मैं इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दूँगा तो खलते मबस पैदा हो जाएगी जी। वी, यू और दे, इनके बाद अगर मैं आईएनजी फॉर्म लगा दूँ और ना आर लगाऊं, ना कोई और किसी हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचूं, तो फिक्रा ठीक होगा? गलत होगा, क्योंकि हमने इज़, एम और आर ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करके बाद में आईएनजी फॉर्म लगानी है। ये फॉर्म नहीं भूलनी है आपने। यानी पीछे हम लगा रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, वी, यू, दे। अच्छा, दे के बाद यानी जो कि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, वी, यू, दे, और इसके बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाए, यानी अहमद एंड अकरम आर प्लेइंग फुटबॉल, आर लगाया, आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग टू मी। अच्छा, जो यू है ये एक के लिए भी इस्तेमाल होता है, ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों सूरतों में आपने इसके बाद आर ही लगाना है। ये नहीं कि यू, मैं कहूँ आर यू फाइन, तो एक से मुखातब हूँ ना, आर यू फाइन यानी आपकी तरफ देख के कहूँ आर यू फाइन, तो आर यू फाइन में तो यू तो सिंगल हो, तो लेकिन आर लगाया, सिंगल हो यानी एक के लिए इस्तेमाल हो या ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो, आपने आर ही लगाना है, इज़ नहीं होना। समझ आ गई? कोई नहीं जी। तो देखें जी, आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। एम आई क्लियर जी? यह है फॉर्म किस टेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब इसका यूसेज है, इसे यूसेज पढ़ लो या यूजेज पढ़ लो, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, वैसे सवाल है कि मैंने इधर ये क्यों नहीं लिखा, ये यूज है, ये क्यों नहीं लिखा? वैसे इसमें भी डिफरेंस है, यानी यूज और यूजेज के यूज में फ़र्क है, यानी यूज और यूसेज के यूज में फ़र्क है। उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, छोटी वीडियो नहीं बननी, काफ़ी अच्छी खासी बनेगी। ये देखें जी, हम आगे चलते हैं जी। पहला इसका इस्तेमाल जी प्रेजेंट कंटिन्यूस का, कि व्हेन समथिंग इज़ इन द मिडल ऑफ, समथिंग इज़ इन द मिडल ऑफ समथिंग हैपनिंग, यानी किसी चीज़ के होने या किसी चीज़ का यानी अमल होने के आप मिडल में हो, यानी यू आर डूइंग इट, यानी समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये आप ध्यान में रख लें। व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग एट द, तो आप उसके दरमियान में कहीं होगे एट द टाइम ऑफ, तो कौन सा टेंस यूज़ करना है, और फार्मूला आप यहाँ से देख के लगाओगे। अगर तो आए की बात है तो फिर एम मस्ट है, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, आई के बाद एम ही आना मस्ट है, और फॉर्म कौन सी लगा रहा हूँ? आईएनजी फॉर्म जी। ही, शी और इट, इसके बाद इज़ आना है, क्या आना सर? ही इज़, शी इज़, इट इज़, लाइक ही इज़ राइडिंग अ बाइक। अच्छा, मैंने कहा हीज़, बोलने में कंट्रैक्शन करते हैं, बोलने में कंट्रैक्शन करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं यानी जोड़ देते हैं। आई एम को आई एम बोलने के लिए अलग अलग ना बोलना, क्योंकि बोलने में हम ज़रा जल्दी करते हैं, जल्दी बात पहुंचानी होती है, इसलिए कंट्रैक्शन करते हैं। गोरा भी ऐसे ही करता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अलग अलग करके बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अलग अलग करके बोलेंगे, इसका फ़लसफ़ा बता देता हूँ आपको। अलग अलग करके बोलने से मुराद एम्फसाइज करना होता है। व्हाट आर यू डूइंग, एक है आई एम टीचिंग। अच्छा, स्ट्रेस देखे, आई एम टीचिंग, पढ़ा रहा हूँ, यानी बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट की बात है, पढ़ा रहा हूँ अब। तो एम्फसाइज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को अलग करके बोलते हैं। जब एम्फसाइज करना मकसूद नहीं है, सिर्फ ये बताना मकसूद है कि मैं ये कर रहा हूँ, एक्शन बताना मकसूद है, यानी एक्शन बताना ये हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव है, तो आप उसको मिला के बोलोगे। तो आई एम टीचिंग यू, आई एम इकट्ठा बोल दिया, ही इज़ ड्राइविंग द कार, ठीक है, शी इज़ लिसनिंग टू मी, शी इज़,
शी इज़ करके बोलोगे तो अलग अलग हो जाएगा। तेज़ी से बोलना तो शी इज़ लिसनिंग टू मी, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग, ठीक है, तो इकट्ठा करके बोल दिया। अच्छा, वी आर लिसनिंग, वी आर कंट्रैक्शन की है, अलग अलग वी आर, ठीक है, यूअर। लेकिन याद रखना ये वाला यूअर, ये देखो ज़रा, एक ये यूअर है, ये ना समझ लेना मैंने जो बोला है वो ये वाला बोला है, कॉमा आर ई, यानी ए आर ई को कंट्रैक्ट करके मैंने एक ही लफ्ज़ बनाया तो यूअर बन गया। ये है यू आर, ये यू की दूसरी कंडीशन है जो यू, यूअर और यू वाली है। यू गेट द पॉइंट? अच्छा जी, तो वीयर बन गया जी, यूअर बन गया, और देयर। अब वो वाला जो देयर तो 3 बन जाने हैं जनाब, ये देखें ज़रा, एक ये वाला देयर, एक ये वाला देयर, और एक ये वाला देयर। सो बी केयरफुल इन द यूज ऑफ दिस देयर एंड दिस वन। ये वाला देयर, ये आपको पता दे की दूसरी कंडीशन है, लाइक देयर हाउस, उनका घर। अच्छा, तो देयर इज अ कैट इन दैट रूम, देयर इज। अच्छा ये ज़रा देखो, मैंने कहा देयर इज, ये ऐसे पढ़ना आपने, अलग अलग करके बता रहा हूँ। देयर इज अ कैट इन द रूम, ये वो वाला देयर है, ठीक है, और ये वाला देयर, ये दे आर वाला है। तो देयर के बाद हमने वर्ब के साथ क्या किया, कौन सी फॉर्म लगाई है, आईएनजी फॉर्म। ये जो एम और इज़ और आर है, ये आपको पता है ना कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये तब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जब इनके बाद कोई ना कोई वर्ब हो, तब हेल्पिंग वर्ब हैं। ये ज़रा में देखना। अच्छा ज़रा ये देखें, एक फ़िक्रा और, ये है जी यू आर फाइन, आप इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं, यू फाइन, क्लियर है। अब इधर आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, याद रखना, बहुत बड़ा पॉइंट दे रहा हूँ आपको मैं। इधर आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इधर आर लिंकिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब की सब कैटेगरी है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अलग से कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, क्योंकि हमने ये टॉपिक बांधा है, हमने इसको पूरा करना है इंशाल्लाह। अभी तक वैसे हम फॉर्म पे ही फिरते हैं। वे एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि कोई कमी रह ना जाए, और इनकलकेट कर दूँ। आई जस्ट वांट टू इनकलकेट व्हाट प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एंड हाउ टू यूज़ इट। एम आई क्लियर जी? अच्छा, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ज़रा नाम तो देखो हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का नाम है जिसने वर्ब को हेल्प करनी है। तो जनाब फाइन तो वर्ब ही नहीं है, फाइन इज़ नॉट वर्ब, फाइन तो कुछ और है, एडजेक्टिव है वैसे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं कहना। एम आई क्लियर जी? ये देखें, आई एम डूइंग, ही शी इट के बाद इज़ आना है, वी यू दे के बाद आर आना है। यूसेज पे आ गए जी, व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आपने तब इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं एक फिक्रा बोल देता हूँ जी, आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, या आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर। डोंट यू थिंक दैट समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वो हो नहीं रहा बोलते वक्त? समझ आ रही ना जी? अच्छा, आप देखें ज़रा, यू आर लुकिंग एट मी, जब मैंने ये कहा डोंट यू थिंक दैट समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ माई स्पीकिंग, क्या ऐसा नहीं हो रहा? अच्छा, यू आर डूइंग दिस एंड दैट, डोंट यू थिंक दैट समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ माई स्पीकिंग, यानी जो मैंने बोला है, क्या यानी जो मैंने बोला है, जिसके बारे में बोला है, वो चीज़ हो नहीं रही उस वक्त, हो रही है ना? जब ये सिचुएशन हो तो टेंस कौन सा इस्तेमाल करना है? पक्की गल हो गई? थैंक यू जी। दूसरा पॉइंट जी, जो इससे डिविएट करेगा, इसका मुतसादम है, इसका कंट्राडिक्टरी है, कहता है कि नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये दूसरा इस्तेमाल है। यानी दूसरी सिचुएशन ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट समथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। व्हाट डू आई से? सुन लो ज़रा, पहले का था कि समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ, दूसरा बिल्कुल ही मुतसादम है, वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि समथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट समथिंग इज हैपनिंग अराउंड दैट टाइम
एग्ज़ाम्पल दूँ ज़रा, जो इसने एग्ज़ाम्पल दिया, इसने मर्फी ने, वो कहता है कि स्टीव को कॉल आती है, स्टीव को, तो अगला बंदा पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो स्टीव रिप्लाइज आई एम रीडिंग अ नावल, आई एम रीडिंग अ नावल। डू यू थिंक दैट स्टीव इज रीडिंग अ नावल एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग? नो, नॉट एट ऑल, बट स्टीव इज रीडिंग अ नावल अराउंड दैट टाइम। अंडरस्टैंड जी। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, लाइक के दो सिचुएशन बनाऊँगा। कोई इधर से आता है, आके पूछता है आपको जी कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। आप वैसे, उसने सवाल इसलिए किया है कि समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ माई स्पीकिंग और समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ हिज स्पीकिंग। मेरे बोलते वक्त या उसके बोलते वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है कि यानी यू आर डूइंग समथिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, आप कुछ कर रहे हो ना। तो सवाल भी क्या किया, व्हाट आर यू डूइंग। सवाल में यानी किसी चीज़ के होने के बारे में सवाल भी करना तो इसी टेंस में करना है, जो चीज़ हो रही है उसके बारे में सवाल करना है। फ़र्ज़ करें कि जनरेटर चल रहा है, जनरेटर इज़ तो जनरेटर इज़ वर्किंग, जनरेटर इज़ वर्किंग, काम कर रहा है। बंदा आया जी, उन्होंने पूछा जी व्हाट आर यू डूइंग, तो इसने कहा कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर। तो समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अच्छा, एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये इस कॉलेज से बाहर निकला, बंदा ऐसे मिल गया, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन दिस इंस्टीट्यूशन, तो यही कहेगा कि आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम लर्निंग ग्रामर। डू यू थिंक दैट दैट गाय इज़ डूइंग समथिंग, आई मीन इज़ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सर क्या आपका क्या ख्याल है, जब बंदे ने इसे सवाल किया कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, इधर क्या कर रहे हो, तो इसने जवाब दिया कि आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। डू यू थिंक दैट ही इज़ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और रिप्लाइंग। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। पहला उस वक्त हो रहा होता है, दूसरा ज़रूरी नहीं है लेकिन अराउंड द टाइम हो रहा होता है। तीसरा इस्तेमाल जी इसका लफ्ज़ है टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, दिस सेंचुरी कर लो, दिस मंथ कर लो, इसलिए मैंने एटसेट्रा लिखा है, ETC। ये लफ्ज़ देख लो क्या है, ये एटसेट्रा, बट अमेरिकन्स प्रनाउंस इट एक्सेट्रा, अमेरिकन्स प्रनाउंस इट एक्सेट्रा, बट ब्रिटिश प्रनाउंस इट एटसेट्रा, टी से, एट टी से कहते हैं और अमेरिकन्स के से, एक्सेट्रा। हाँ, मैं क्लियर जी। अब देखें ज़रा, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, टुडे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टुडे लफ्ज़ इस्तेमाल किया और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल किया, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे। क्लियर ना जी। अच्छा, यू आर गेटिंग अपसेट टुडे, यू आर वीपिंग टुडे, इस लफ्ज़ के साथ कौन सा टेंस आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। दिस वीक यू आर नॉट लर्निंग वेल, दिस वीक, तुम इस हफ्ते अच्छा नहीं सीख रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग वेल दिस वीक, यू आर नॉट पेइंग हीड टू योर स्टडीज़ दिस वीक, यू आर नॉट पेइंग हीड, तवज्जो करना, यू आर नॉट पेइंग हीड टू योर स्टडीज़ दिस वीक, इस हफ्ते, यानी परफॉर्मेंस को देख के कह रहा है, इस हफ्ते तुम अच्छा लर्न नहीं कर रहे हो। दिस ईयर यू आर नॉट गिविंग योर फुल टू दिस इंस्टीट्यूशन दिस ईयर, ठीक है। और यू आर नॉट टीचिंग वेल इन दिस इंस्टीट्यूशन दिस ईयर, और ये अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, अभी हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ, अभी आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ, तभी इस्तेमाल करोगे ना। यानी टुडे आप लफ्ज़ तभी लगाओगे ना जब अभी तक आज बाकी है, दिन गया नहीं है। दिस वीक तभी लगाओगे ना, अभी वीक का एंड नहीं हुआ। दिस ईयर तभी लगाओगे ना, अभी तक साल ख़त्म नहीं हुआ। तो टेंस कौन सा यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये यूज़ करना है। यूज़ नहीं करेगा, मेरे पास कोई ऐसा तवीज़ नहीं है मैं आपको दे दूँ और आपको अंग्रेज़ी लग जाए, यानी आपको अंग्रेज़ी आना शुरू हो जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप मेरी हेल्प करोगे तो आपको कुछ ना कुछ बोलना आएगा और सीखना आ जाएगा। सर कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जब टुडे कंटिन्यूअस से निकल जाता है, वैसे वो आ जाएगा, इस हफ्ते वो ये करेगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है जी, अल्लाह करे कि आपने ये सवाल जो जिस जहन से पूछा है मैं उसी जहन से जवाब दूँ आपको। देखें, बात ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि टुडे लफ्ज़ सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए ही बना है,
इसका ये मतलब नहीं है। टुडे के और बीसियों सैकड़ों हज़ारों इस्तेमालात होंगे, लेकिन एक इस्तेमाल ये है कि कंटिन्यूस में भी जब अगर ये इस्तेमाल होता है तो फिर किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, मेरा ये मतलब है। दिस वीक लफ्ज़ जो है इसका ये मतलब नहीं है कि दिस वीक लफ्ज़ ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए बना है। इट डजंट मीन दैट। दिस ईयर है या दिस सेंचुरी है या दिस मंथ है, इट डजंट मीन दैट दीज वर्ड्स आर स्पेसिफिक ओनली फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूस। नहीं, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होंगे तो फिर क्या मीनिंग देंगे? तो सिचुएशन बन जाती है ना जी, टुडे के साथ, दिस वीक के साथ, दिस ईयर के साथ सिचुएशन बन जाती है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा के बात पहुंचाएंगे। हमें क्लियर जी? तो टॉक अबाउट अ चेंज दैट हैज स्टार्टेड टू हैपन, इसके लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी हमने जब बात करनी हो किसी चेंज के बारे में, तब्दीली के बारे में, वो तब्दीली जो वकू पज़ीर होना शुरू हो गई है, इसके लिए यूज़ करना प्रेजेंट। मिसाल ले लें जी, फ़र्ज़ करें कि मैं अच्छा खासा हूँ, सेहत ठीक है, लेकिन काम काफ़ी किया है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है, और मैं कह दूँ कि आई एम गेटिंग टायर्ड टुडे, आज मैं थक रहा हूँ, तो वो जो मेरे मिजाज में एक तब्दीली आई है, शुरू हो गई है होना, तो गेटिंग का है। इट्स गेटिंग कोल्ड, ठंड ऐसे तो नहीं है कि जनाब एक लम्हे में जनाब टेम्परेचर 0 पे आ जाए, ठंड आहिस्ता आहिस्ता होती है, तो इट्स गेटिंग कोल्ड। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा ऐसे नहीं यकदम ही अंधेरा हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता विद एवरी पासिंग सेकंड्स हैं। तो आप क्या कह सकते हो, गेटिंग, आपने लफ्ज़ यानी गेट को आपने आईएनजी के साथ इस्तेमाल किया। बिकम है वर्ड, आईएनजी लगाएंगे तो मीनिंग क्या बनेगा? आप कह दें कि ही इज़ बिकमिंग हार्श या ही इज़ बीइंग हार्श, सख्त हो रहा है, मिजाज सख्त कर रहा है। हार्श, मिजाज ठीक था पहले, तब्दीली एक आई है और स्टार्टेड टू हैपन, तब्दीली आना शुरू हो गई है। क्लियर है? तो बिकम से बिकमिंग कर दिया आईएनजी फॉर्म लगा के। चेंज है, चेंजिंग से, चेंज से चेंजिंग। अच्छा, द एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग हियर एट आरिफ वाला। द एटमॉस्फेयर, द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, इट मीन्स चेंज जो है वो वकू पज़ीर होना शुरू हो गया। मूविंग, इम्प्रूविंग, योर इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग नाउअडेज, आपकी आजकल इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। तो देखें, ऐसी तब्दीली जो शुरू होना शुरू हो गई है, वकू पज़ीर होना शुरू हो गई है, उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करोगे। देखो, मैं सारी सिचुएशंस बता रहा हूँ आपको कि ये जगह बने तो कौन सा टेंस बोलना है, क्या इस्तेमाल करना है। ये आप फॉर्म्स ना भूलना, प्रैक्टिस कर लो। आई एम की, आई एम, ही इज़, शी इज़, इट्स, वी आर, यू आर, देयर, ये चढ़ा लो मुँह पे। अब ऐसा नहीं है कि आप वी इज़ कह दो, यू एम कह दो, दे इज़ कह दो, ये ना कहना। ये थोड़ी सी रिहर्सल कर लें आप। क्लियर है जी? इतने हिस्से में से कोई आपका क्वेश्चन है तो लाजमी करें। इसके मैंने कहा कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यूसेज और यूज़ में क्या फ़र्क होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। पूरी वीडियो बनेगी इंशाअल्लाह, और ज़बरदस्त वीडियो बनेगी। मैं शायद अभी उतना अच्छे से मैं डिलीवर ना कर सकूं यूसेज और यूज़ में फ़र्क, तो इसको मैं किसी दिन इंशाअल्लाह मौजू बना के इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। ये हिस्सा क्लियर है जी?